हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर करने वाले हैं जो कि मार्च अप्रैल 2020 में यूनिवर्सिटी ने पूछा था। मतलब ये पेपर लॉकडाउन के कारण जब अक्टूबर में एग्ज़ाम हुई थी केटी वाले स्टूडेंट्स की, तब ये पेपर पूछा गया था। और इस पेपर में काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और ये पेपर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि पेपर की अगर आपको सॉल्व पीडीएफ मिले तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, तो वहाँ पर से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, जितनी भी अभी तक मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाए वो सब मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो विद इन 2-3 डेज़ मैं सारी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दूंगा और प्रीवियस 2 ईयर के पेपर भी आपको अपलोड करवा दूंगा वहाँ से, तो आप वहीं से सारी पीडीएफ रिसीव कर सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब कि यहाँ पर स्टॉक फाइंड करना। ओके, तो देखो वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब एक तरीके से लिक्विड रेशियो ही समझ लो। ठीक है, तो देखो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है और करंट रेशियो आपको दे रखा है। तो देखो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट रेशियो जो है वो आपको दे रखा है 2:1। मतलब 2:1 का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास जो करंट असेट्स जो है ना वो आपके पास 2 हो गया और आपके पास जो करंट लायबिलिटी जो थी ना वो 1 रह गई। तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स 2, करंट लायबिलिटी 1, माइनस करोगे 2 - 1 तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल। अब आप क्या करोगे कि वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास 1 है, यानी वर्किंग कैपिटल जो है वो अगर आपके पास 1 है तो उसके ऑपोजिट में आपके पास करंट असेट्स कितनी है, 2 है। ओके, आपके पास जो करंट असेट्स है वो कितनी है, 2 है। तो वर्किंग कैपिटल 1 है, करंट एसेट्स 2 है। तो वर्किंग कैपिटल अगर 80,000 होती तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती, डबल हो जाती। अगर एक का डबल हो रहा है यहाँ पर तो 80,000 का डबल कर लो, तो यहाँ पर 80,000 का डबल मतलब क्या हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। 1 का अगर आप डबल कर रहे हो तो यहाँ पर 80,000 का भी तो डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है वो आपकी करंट असेट्स होगी। ओके, ये जो है वो आपकी करंट एसेट्स हो गई। अब आपको देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल अगर 80,000 है और करंट एसेट्स आपके पास आ गई 1,60,000 तो करंट लायबिलिटी भी तो पता चल जाएगी, करंट लायबिलिटी भी तो 80,000 ही होगी, करंट लायबिलिटी भी तो 80,000 ही होगी। सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये तो देखो आपका दो चीज, एक चीज तो फाइंड आउट हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, और करंट एसेट तो वैसे बोली नहीं थी लेकिन निकाल दिया हमने। ठीक है, अब बात बोलिए लिक्विड एसेट्स फाइंड करनी है और इन्वेंटरी फाइंड करनी। इन्वेंटरी का मतलब हो जाएगा स्टॉक। अब देखो यहां पर क्विक रेशियो दे रखा है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस करते हो, स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है। ओके, तो यहां पर क्विक रेशियो कौन सा है, क्विक रेशियो आपके पास यहां पर है 1:1.5:1। मतलब यहां पर क्विक रेशियो जो है आपके पास 1.5। करंट एसेट्स आपके पास है 1,60,000 और स्टॉक आपके पास नहीं है तो बस वो फाइंड आउट करना हो जाएगा। ये आपके पास 80,000 है, तो 80,000 को अगर आप सामने की तरफ ट्रांसफ़र कर लो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.5 × 80,000, मतलब यहाँ पर 1,20,000 हो गया।
और 1,20,000 और 1,60,000, मतलब आपको यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। स्टॉक कितना हो जाएगा? स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 40,000। ओके, अब देखो स्टॉक मिल गया मतलब इन्वेंटरी मिल गया, और आपको और क्या चीज फाइंड करनी है? लिक्विड एसेट्स भी फाइंड करनी है। तो लिक्विड एसेट्स फाइंड कर लेंगे। चलो यहां पर लिक्विड एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स में से स्टॉक लेस करना है बस सिर्फ। तो करंट एसेट्स आपके पास 1,60,000 है, स्टॉक आपके पास आ गया 40,000, ये हो गया आपका लिक्विड एसेट्स 1,20,000। ये आपका काम हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। जो 3 चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए बोली गई है वो आपकी परफेक्टली आनी चाहिए, तो पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस में, और आपको बोला गया है ड्यूरिंग द ईयर 1819 कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स प्राइस। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो पहले तो एक अकाउंट्स बना लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम फंड फ्लो कैश फ्लो के अंदर सब कुछ अकाउंट वाइज करते हैं, तो आप पहले इसका अकाउंट्स बना लो और यहाँ पर लिख दो पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। ओके, क्रेडिट और ये डेबिट। यहाँ पर सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट के डेबिट बैलेंस लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 2,10,000, 2,10,000। आप यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लिख दो, उसकी क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस क्लोजिंग है? 50,000। अब आगे आगे देखते हैं। आगे क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर 1819 कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी देखो 80% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऐसा बोला है। ओके, मतलब आपके पास स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितने थे? 2,10,000 थे। ये जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितने थे? 2,10,000। उसका 80% इन्वेस्टमेंट जो था उसकी बात चल रही है। यानी 2,10,000 का 80% आप करते हो तो 1,68,000, 168,000। अब इसको किया क्या? तो देखो उसने क्या बोला कि प्रॉफिट पे बेच दिया, प्रॉफिट पे बेच दिया ये चीज। कितने परसेंट प्रॉफिट बोला दिया? कितने परसेंट प्रॉफिट बोला गया? 20%, लेकिन ऑन सेल्स प्राइस। 20% प्रॉफिट जो है वो ऑन सेल्स प्राइस है। ओके, जो बेचेंगे ना उसके ऊपर 20% प्रॉफिट लेना है। ठीक है, यानी कि देखो यहां पर आप जब बेचोगे ना बाय बैंक, जो सेल करोगे आप उसके ऊपर प्रॉफिट लेना है। ये तो कॉस्ट है, ये तो आपके पास कौन सी प्राइस आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई। कि आपके पास 168 का इन्वेस्टमेंट था, उसको आप बेचोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करने पे क्या मिलता है? प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो आपको सेल्स प्राइस मिलेगी। और उसने क्या बोला पता है? जो आप बेचोगे ना, कितने पे बेचोगे वही तो नहीं पता, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट करना है, इसके ऊपर। और प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस पे 20% है, लेकिन है अभी आपके पास कॉस्ट। तो आप क्या करोगे? देखो एक काम कर लो, यहां पर सेल्स प्राइस अज्यूम कर लो, कितनी? 100 आ जाएगी। और सेल्स प्राइस का प्रॉफिट कितना है बोला उसने? 20%, मतलब कि 20। यानी सेल्स में से प्रॉफिट लेस करने पे 80 क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस हो जाती। तो अगर 80 की कॉस्ट प्राइस है तो उसकी सेल्स प्राइस 100 है। तो अगर 168 की कॉस्ट प्राइस हो तो आपकी सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी? वो आपको मिल जाएगा। ओके, वो आपको मिल जाएगा। और वो जो मिलेगा वो 2,10,000 ही आ रहा है। मतलब ये आपकी सेल्स प्राइस आ गई। आपने इन्वेस्टमेंट कितने पे बेचा था? 2,10,000 पे।
और 2,10,000 पे अगर 20% प्रॉफिट करते हो ना, तो देखो एग्जैक्टली 42,000 जो है वो आ रहा है, और 42,000 को लेस करके देख लो, ऊपर आपका 168 भी आ रहा है ना, परफेक्ट एकदम। और यहाँ पर 2,10,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख दो, जो आपने सेल किया, और यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो आप P&L में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आया था 42,000। ओके, एड लेस कर दो। देखो दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड आपका जो टोटल है वो कितना आ रहा है, तो 2,60,000 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 260 तो आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो चेक कर लेते। 2,10,000 प्लस 42,000, ओके, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 8,000 का। तो जो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो वो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट में, और ये हमारे लिए हो जाता है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बेचा ही होगा, कुछ खरीदा भी तो होगा ना पूरे साल में। तो ये आपका हो गया था। अब यहाँ पर ढूंढना क्या था, इतना ही ढूंढना था? नहीं, पहले पढ़ना पूरा क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर कैलकुलेट द सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, सोर्स एंड एप्लीकेशन, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपको ये पता लगाना है सोर्स और एप्लीकेशन कौन सी। तो देखो एक चीज समझो, यहां पर आप जब बेचते हो ना तो सोर्सिस हो जाता है, ओके, और यहां पर जब आप खरीदते हो ना तब क्या हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है। ओके, तो बस आपको यही लिखना है ना, सोर्सेस ऑफ फंड। तो यहां पर लिख देंगे सोर्सेस ऑफ फंड। कितना आ गया, सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कि पहले तो लिखेंगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 2,10,000। ओके, और आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो यहां पर लिख देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप लिखोगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना परचेस किया है, तो 8,000 का परचेस किया। ये आपका काम हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था या 2 मार्क्स का था, जो भी हो गया। ठीक है, कंप्लीट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सी में। ये जो क्वेश्चन पूछा है वो कैश फ्लो से पूछा है। आपको क्या बोला गया है कि फाइंड आउट करो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको पता है कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और एक होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब यहां पर उसने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात बोली। ठीक है, चलो तो वो कंप्लीट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे, देखो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, पहले इतना लिखो। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आपने बड़े क्वेश्चन किए हो ना, तो आपको यहां पर ये आइडिया आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्या। सबसे पहले हम यहां पर लिखते क्या था, प्रॉफिट लिखते थे। क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट लिखते थे, नेट प्रॉफिट। तो आपको देखो यहां पर नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, ये रहा 1,60,000। तो 1,60,000 लिख लो यहां पर, बराबर। ओके, अब यहां पर और क्या करते थे, अब यहां पर वो ऐड और लेस करते थे। ठीक है, लेकिन वो तो तभी ऐड लेस करते थे जब आपके पास प्रॉफिट लॉस की कोई डिटेल्स अवेलेबल हो। यहाँ पर तो आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये सब है। तो ये तो सब वर्किंग कैपिटल का पार्ट आ जाता है। मतलब यहाँ पे आपको करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको करना। अब देखो ये कैसे करोगे, तो पहले तो यहां पर है ना ये पता लगा लो कि डेटर्स में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब देखो डेटर्स पहले 18 में कितने थे, 50,
19 में कितने हो गए 60। तो डेटर्स में आपका इंक्रीज हुआ 10,000। आप फंड फ्लो में करते हो ना, फंड फ्लो में इंक्रीज डिक्रीज करते हो ना, वैसे ही इसमें पहले इंक्रीज डिक्रीज बता दो कि भाई इंक्रीज कितना हो रहा है डेटर्स में वो। अब बिल रिसीवेबल में देखो 30,000 से कितना हो रहा है 26,000, मतलब कि 4,000 का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज में लिख दो। अब क्रेडिटर्स जो है वो आपकी क्या अमाउंट होती है, क्रेडिटर्स जो है ना वो करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में हम क्या करते थे, अगर अमाउंट इंक्रीज होती थी तो डिक्रीज में लिखते थे, और डिक्रीज होती थी तो इंक्रीज में लिखते थे। ये आप किस में करते थे, करंट लायबिलिटी में। तो देखो यहाँ पर 40,000 से 30,000 हो गया, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, फिर भी आप कहाँ पर लिखोगे, इंक्रीज में। क्यों, ये करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर भी आप उल्टा लिखोगे, मतलब 20,000 है और 25,000 है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज में जाके लिख दो 5,000। ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्या होता है, अपनी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है। ओके, हमने एक्सपेंसेस जो थे वो प्रीपेड कर लिया, यानी पहले से ही पे कर दिया एडवांस में। तो यहाँ पर करंट एसेट्स है तो प्रॉब्लम नहीं है, 1800 से 1700 हुआ तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज में ही लिखना है 100 का। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको कहीं पर इनकम एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है, दैट मीन्स के ये करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर 2000 से कितनी हो रही है 1500, मतलब ये डिक्रीज हो रही है, तो आप इंक्रीज में लिख दोगे। ठीक है, सबसे पहले आपका इतना काम हो जाना चाहिए जो आप फंड फ्लो में आसानी से करते ही है। अब आपको देखो क्या करना, इंक्रीज वाली चीज को क्या करना, इंक्रीज वाली जो अमाउंट है उसको ऐड करना या लेस करना। तो ध्यान से देखना, जो इंक्रीज हुआ है ना उसको आप लेस करोगे, और जो डिक्रीज होता है उसको आप ऐड करोगे यहां पर। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। देखो आप यहां पर क्या लिखोगे, डिक्रीज या इंक्रीज, एक सेकेंड, यहां पर आप पहले लिखोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, डेटर्स में क्या हो रहा है इंक्रीज, तो यहां पर लिखोगे इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स में इंक्रीज कितना हो रहा है, तो 10,000, तो 10,000 आपको क्या करना है, लेस करना है, बिकॉज आपको इंक्रीज किया है डेटर्स में। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल 4,000 का डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर 4,000 लिख दो। ओके, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, वैसे तो देखा जाए तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा था 10,000, तो 10,000 आप माइनस में लिख दो। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या हो रहा था, तो बिल्स पेएबल भी आपका क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप उसको यहां पर लिख दोगे प्लस में। ठीक है, तो देखो यहां पर जो अमाउंट लिखी है ना प्लस में, वो प्लस में ही रहने देना। ठीक है, जो माइनस वाली अमाउंट है वो इंक्रीज में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या हो रहा है 100, यानी कि वो ऐड में है तो ऐड करने रहेंगे। यहां पर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एडवांस रिसीव्ड, मतलब 500 जो है वो माइनस करना। अब देखो आपके पास 3 अमाउंट माइनस में, 3 अमाउंट प्लस में, पहले ये चेक कर लो, यस आपके पास 3 अमाउंट माइनस, 3 अमाउंट प्लस में, खत्म। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया अपना। इसको ऐड लेस कर दो, 1,60,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 500, पहले माइनस सब कर लिया, फिर प्लस कर लो 4,000 5,000 और 100, मतलब क्या आंसर आ रहा, एक सेकेंड, आंसर आ रहा है 1,48,600। और यहां पर ध्यान से आप क्या माइनस करते थे, टैक्स पेड। ओके ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में टैक्स पेड लेस करते थे,
तो देखो यहाँ पर एकदम लास्ट में ले रखा है टैक्स पेड यानी 8600। ये आप लेस करोगे तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो मिल जाती है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो यही करना है, आपने जो फंड फ्लो में करके आते हैं बस वो कर लिया, तो जो इंक्रीज होता है वो यहाँ पर लेस हो जाता है और जो डिक्रीज होता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। बस आपको ये सही से आना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना करंट एसेट्स में आप कैसे लिखते थे फंड फ्लो में, और करंट लायबिलिटी में आप कैसे लिखते थे फंड फ्लो में, ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक 2 मार्क्स की थियरी पूछी है। ठीक है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी 4 लिमिटेशन बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट।